प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो वार्षिक एग्जाम हुआ है इस बार बिहार बोर्ड में, उसमें जो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न इस बार पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में कि ए डॉट इज इक्वल टू है 0, तो ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को हमने पढ़ाया भी है, बताया है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है यानी 0। और इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कॉस थीटा का मतलब 0 का मतलब हुआ क्या हम इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, या आप यहाँ पर जो है कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 0 बाई ए बी, फाइनली 0। यानी यहाँ से मतलब ये निकल के आया कॉस थीटा का मान 0 आया है। दैट इज थीटा का मान, कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा का मान हमारा होता है 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा का जो ये मान आया है इस मान को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट के परिमाण मॉडुलस जब लगा रहता है तो उसमें वेक्टर नहीं लगाते हैं, केवल लिखते हैं ए बी साइन थीटा। और यहाँ से थीटा का मान उठाकर जब हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा ए बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इसलिए अंत में क्या बचेगा, ए बी बचेगा। देखिए वेक्टर से क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब प्रवणता का विमीय सूत्र है, प्रेशर ग्रेडियंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जब भी आपको विमीय सूत्र पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दाब प्रवणता का फॉर्मूला होता है दाब बटा दूरी। तो दाब का अगर आप निकालना चाहिएगा तो दाब का होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये होता है उसका विमीय सूत्र। और दूरी का होता है एल, दूरी के पावर -1 है तो दूरी के लिए लेंथ के लिए एल का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा एम एल के पावर -2 और टी के पावर -2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला से ये सब निकाला जाता है। आगे आते हैं, इसकी जो बीमा है, ये जो राशि है 1 बाई म्यू नॉट अपसलन नॉट, इसकी बीमा किस राशि के बीमा के बराबर होगी। तो आप लोग आगे चल के पढ़िएगा 11th में, तो ऐसे बेसिक्स में पढ़ने थे, तो आप जानिएगा कि जब प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल का स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई अपसलन नॉट इंटू म्यू नॉट। अपसलन नॉट म्यू नॉट क्या है, ये क्लास 12 में बहुत डिटेल से आपको बताया जाएगा। बस अभी आप इतना जानिए कि प्रकाश की चाल का स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई अपसलन नॉट इंटू म्यू नॉट। अगर क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर अपसलन नॉट म्यू नॉट। रूट के अंदर 1 है तो वो 1 हो जाएगा, और अंदर में ये हो जाएंगे अपसलन नॉट म्यू नॉट। ये किसके बराबर आया, ये आया प्रकाश के वेग या चाल के बराबर आया। सी का मतलब वेग होता है प्रकाश का, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि एलएचएस की बीमा आरएचएस की बीमा के बराबर होती है। तो जो बीमा सी का है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग का बीमा क्या होगा एल टी माइनस 1, तो इसका भी बीमा क्या होगा एल टी माइनस 1, इसलिए ये वेग के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड के पावर -3 लिखा जा सकता है, ये हमको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी के लास्ट में आप देखिएगा, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 उठाइएगा। एनसीईआरटी के 2 किताबें हैं 11th क्लास में, उसमें जो पहला किताब है वॉल्यूम 1, उसके सबसे लास्ट में जाइएगा तो अपेंडिक्स करके एक आपको सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो आप आइएगा, वहां विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या पढ़ रहा है 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, या उसी को वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। और उसी को अगर मूल मात्रकों में तोड़ा जाए, ये व्युत्पन्न मात्रक है, इनको अगर मूल मात्रकों के रूप में दिखाया जाए
तो वहां पे आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर -2। तो यहाँ पे देखिए मिस टाइपिंग है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में, यहाँ केजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? केजी मीटर के पावर 2, एम्पियर के पावर -2 और सेकेंड के पावर -3, ये प्रतिरोध का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिंड के विस्थापन का समीकरण इसके द्वारा दिया गया है, तो पिंड का त्वरण बताएं। आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, गति के जो समीकरण है, गति के समीकरण में आप जानते हैं विस्थापन यानी एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। और यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है एस इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर, अगर दोनों को कंपेरिजन करें तो इनिशियल वेलोसिटी u यानी प्रारंभिक वेग u का काम a कर रहा है, और ये देखिए पूरे हाफ एटी के जगह यहाँ केवल b है। इसका मतलब हुआ कि हाफ एटी नहीं आएगा, t को अगर हम छोड़ दें तो हाफ a b का काम कर रहा है यहाँ। तो इस तरह से हमें तो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये त्वरण का काम करता है, एक्सेलरेशन का। ये हाफ को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा 2b, त्वरण का मान कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c जैसे समीकरण द्वारा दिया जाता है, तो बताइए कि यहाँ पर जो कण है उसकी गति कैसी है? नियत चाल से है, नियत वेग से है, परिवर्ती वेग है, संवेग नियत संवेग से है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कण का, देखिए गौर से देखिए क्या बोल रहा है, विस्थापन समय ग्राफ, ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं, हम सब बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। तो विस्थापन समय ग्राफ की अगर हम बात करें तो दो अक्ष लेते हैं, एक तरफ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक तरफ लेते हैं समय। अगर हम उसको y बराबर mx प्लस c से दिखाए, देखिए y बराबर mx प्लस c किसका समीकरण है? यह सरल रेखा का समीकरण है। जब भी इसका ग्राफ खींचेगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, जहां m इस रेखा का ढाल के बारे में जानकारी देगा और c ये वाला इस वाले अक्ष पे ये कितना कट लगाएगा, कितना ऊपर रहेगा, वो उसकी जानकारी देता है, इंटरसेप्ट होता है। तो अब एक कोई कण है जो गति कर रहा है, उसकी गति को, उसके गति का विस्थापन समय जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को जो है इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जो कि सरल रेखा का समीकरण है, लीनियर समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो अब इसको आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, देखिए चाल ढाल, ढाल क्या देता है? चाल या वेग देता है। विस्थापन वर्सेस समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो हमको वेग देगा। और यहाँ गौर से देखिए, अगर हम इस पे कलम रखेंगे और इस पेन को अगर हम चलाते चले जाएंगे तो आपको पेन का डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ढाल हर जगह एक जैसा है। अगर ये ऐसा रहता तो देखिए कलम का मेरा डायरेक्शन चेंज होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरे पेन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ढाल क्या है? नियत है। ढाल नियत है मतलब वेग नियत है। तो जब भी कोई कण का वेग विस्थापन वर्सेस समय का ग्राफ सीधा रेखा आ जाए तो समझिएगा उसका वेग क्या होता है? नियत होता है। ये बहुत डिटेल से आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सदिश i प्लस जे द्वारा एक अक्ष पर के साथ बना हुआ कोण बताना है। एक सदिश है i प्लस जे। तो आप लोगों को एक बात बताया था, इसको मान लेते थोड़ा देर के लिए कि कोई वेक्टर है a, उसका समीकरण दिया है i प्लस जे। देखिए i के बगल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ एक छुपा हुआ है और यहाँ भी एक छुपा हुआ है। आपको बताए थे अगर आप इसको स्टैंडर्ड समीकरण से अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको ऐसा आएगा, a इक्वल टू एक्स आई जोड़ वाई जे। अब कंपेयर कीजिएगा तो ये x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, वो x में 1 यूनिट आगे है और y में 1 यूनिट ऊपर है। और हमें क्या पूछ रहा है कि ये जो वेक्टर जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल पूछ रहा है, x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा। सिंपल सी बात है जी, कोण निकालने का बात है। तो कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा लगा देंगे। इसको हम इसका tan निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है, देखिए थीटा के सामने, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री पे कट रहा है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। देखिए लंब का लंबाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आधार किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अंततः क्या हो जाएगा जी, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/1 मतलब 1। आप ही बताइए tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान कितना रखा जाता है, 45 डिग्री रखा जाता है, 45 डिग्री रखा जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए ऐसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक सदिश है एफ, एफ बराबर दिया हुआ है 4i-3j के लंबवत दूसरा सदिश है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। दो सदिश जब भी लंबवत होंगे परपेंडिकुलर होंगे, जैसे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, अगर एक दूसरे के साथ लंबवत है यानी उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा ए डॉट बी कीजिएगा तो वो हमेशा जीरो आएगा। दो सदिश जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों आता है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का मतलब होता है इन दोनों के बीच का कोण। थीटा की जगह 90 जैसे रखिएगा आप, कॉस 90 का मान होता है जीरो, पूरा वैल्यू हो जाएगा हीरो। तो इस कंसेप्ट का अगर हम इस्तेमाल करें तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले का गुना सबसे करना है, बारी बारी से चेक करना है। तो आपको बताए थे आई जे के वाला जो वेक्टर होता है उनका जब हम गुना करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता है। आई का आई में गुना, जे का जे में गुना होता है। जैसे हम इसको उठाते हैं, ये वाला 4i-3j, इसको उठाते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले का ऑप्शन उठाते हैं 4i+3j से। अब देखिए आई का आई में गुना करेंगे, 4 4 16, बाकी आई का जे से गुना हमको नहीं करना है। फिर यहाँ पे -3 और +3 गुना होके 9। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा एक वैल्यू निकल के आएगा, संख्या निकल के आएगा। यहाँ देखिए क्या ये जीरो आया, नहीं आएगा, यहाँ तो जीरो आया ही नहीं। हमको जीरो आ जाता तो हम कहते हैं ये दोनों, ये इसके लंबवत वो दूसरा सदिश है, ये लंबवत नहीं है। इसको भी देखिए, अब देखिए यहाँ पर जे है ही नहीं तो हम ये सोच लेंगे कि यहाँ जीरो जे है। अब थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, आई का गुना आई में तो 6 चक 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और -3 का गुना जीरो में करेंगे तो 0 24 आ जाएगा। ये भी जीरो नहीं हुआ, जीरो होगा वही आंसर होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब जरा इसको देखिए, यहाँ आई जे है और यहाँ पे 7 के है, तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से सजा के क्या लिख सकते हैं, 0i जोड़ 0j जोड़ 7k। और ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 4i-3j और यहाँ +0k। देखिए जो नहीं होता है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। टेक्निक आपको पता है, आई का आई में गुना, 4 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 -0, -0 इंटू 7 0, सब कट कुट के क्या आया, जीरो। यही वेक्टर है, यही सदिश इस सदिश के लंबवत होगा, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर किसी सदिश का लंबवत होता है तो उन दोनों का गुणनफल जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। एक तो ये टेक्निक हुआ बनाने का। अब देखिए डायरेक्ट टेक्निक आपको बताते हैं बिना सॉल्व किए हुए। देखिए अगर ये क्वेश्चन किसी अच्छे एग्जाम में आ जाए इस टाइप का, तो सॉल्व करने में काफी समय जाएगा। तो अगर आप दिमाग में थिंकिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नीचे की ओर जो है हमारा ये वाई डैश है, और इधर की ओर ये जेड है। आप ही बताइए, यहाँ ये जो कोई वेक्टर है एफ, वो दो वेक्टर से मिलकर बना है, 4i और -3j, यानी वो ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, यानी वो x में 4 यूनिट आगे है और y में 3 यूनिट नीचे है। और यहां से इन दोनों को जब मिलाइएगा तो ये पीछे वाला जो पीला वाला जो दीवार दिख रहा है, जो प्लेन दिख रहा है, उस प्लेन में आपको एक वेक्टर आएगा। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर एफ, ये वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में है। और आप ही बताइए, एक्स और वाई प्लेन पर लंब कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। और जेड एक्सिस की ओर जो वेक्टर जाता है उसमें क्या लगा रहता है, के कैप लगा रहता है। एक्स एक्सिस की ओर जो जाता है उसमें आई कैप लगा रहता है, और वाई की ओर जो जाता है उसमें जे कैप लगा रहता है। तो आप ही बताइए आई और जे पर कौन लंब होगा, कौन परपेंडिकुलर होता है, के होता है।
तो सीधे देखते मार देंगे, आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो बी क्रॉस सी इक्वल टू बी 0 है तो ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। देखिए जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब जानते हैं क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप तोड़ते हैं ए क्रॉस बी तो आप ऐसे लिखते हैं ए का मान बी का मान, दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा गुने एक यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी का मान 0 होने का, देखिए ए 0 मान लेते हैं, ए 0, ए तो 0 हो ही नहीं सकता, मान लेते बी 0 नहीं है। कौन चीज है जो इसको 0 बना सकता है, यूनिट वेक्टर 0 होता ही नहीं, उसका वैल्यू 1 होता है, ये भी 0 नहीं है। तो बचा साइन थीटा, साइन थीटा का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 से -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा का मान 0 होता है। थीटा का मान 0 होने का मतलब क्या है, जब भी दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो उनके बीच का कोण क्या लिया जाता है, 0 डिग्री। तो अब इसको ऐसे समझिए, उल्टा समझिए, ए क्रॉस बी का मान 0 है, इसका मतलब साइन थीटा का मान 0 हुआ होगा। थीटा का मान 0 हुआ है मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। बस आपको ये समझना है, ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब है कि एक वेक्टर है ए, उसके पैरेलल एक वेक्टर है बी, दोनों समानांतर है। समानांतर सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट ना 0 होता है। फिर आगे देखिए, फिर बी क्रॉस सी, बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब बी और सी आपस में पैरेलल है। तो होता गया ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, यानी तीनों आपस में समानांतर है। तो अगर हम ए क्रॉस सी भी निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दो समानांतर सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेक्निक से आगे बढ़ना है। आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से एक कण गतिमान है, आधा दूरी तय करने में, आधा वृत्त तय करने में, यहाँ पे वृत्त छूटा हुआ है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत वेग क्या होगा। तो अब इसको यहाँ पे समझिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक कोई कण है, एक कोई पार्टिकल है जो एक वृत्त पर v वेग से चल रहा है, और ये नियत वेग है, देखिए एक समान चाल है, यूनिफॉर्म वेग है, मतलब वेलोसिटी या वेग या चाल का मान बदल नहीं रहा है। आधा करने में, इसका आधा दूरी तय करने में, यहां से चलकर यहां तक पहुंचने में इसका औसत त्वरण क्या होगा। तो देखिए जब कण यहां होगा तो इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर होगा, क्योंकि वेग का जो दिशा होता है लगातार बदलता है, मान भले बदले ना बदले। जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसका देखिए उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। जैसे यहाँ आएगा तो उसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, यहाँ इसके वेग का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है। तो हमें क्या निकालना है, यहां से चला और यहाँ पहुंच गया, यहाँ हम लेते हैं t बराबर 0 और यहाँ हम ले लेते हैं t बराबर t। इस आधे दूरी को तय करने में ये यहां से चला ऐसे, यहां से जब ये यहां तक पहुंचा तो यहां से यहां पहुंचते समय इसका औसत त्वरण क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिमाग में बैठा है, सब बताए हुए हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है v2 माइनस v1, यहाँ हुआ डेल्टा टी का मतलब समय कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, 0 से लेकर t टाइम तक, ठीक है। तो v2 माइनस v1 हमको निकाला है, वो भी देखिए वेक्टर फॉर्म में है, दो वेक्टर का अंतर है। अब इसको ऐसे समझिए, ये जो v2 है ये वेग का मान कब है, अंतिम वेग, जब वो यहां पहुंच गया। अब v1 का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, v1 का मान निकालते हैं, सॉरी v1 किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। आप ही बताइए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई वेक्टर ऊपर की ओर जाता है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, उस वेक्टर का वैल्यू, और उसको वेक्टर बनाने के लिए, सदिश बनाने के लिए हम उसमें एक यूनिट वेक्टर j कैप से गुना कर देते हैं। फिर v2 इक्वल टू हो जाएगा, उसका वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा, वैल्यू तो वही है, क्योंकि वेग का मान हर जगह एक समान है।
और ये हम की वेग नीचे जा रहा है, तो नीचे जब जाता है तो किससे गुना करते हैं, माइनस जे से। दाएं जाएगा तो प्लस आई से गुना करेंगे, बाएं जाएगा तो माइनस आई से गुना करेंगे, आगे की ओर जाएगा तो प्लस के से, पीछे जाएगा तो माइनस के से। उसी तरह से यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस भी जे। कुछ नहीं करना है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है। v2 की जगह रखना है क्या, v2 का मान कितना आया, v2 का माइनस भी जे, फिर माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, v1 का मान कितना आया, भी जे। शुरू में ऊपर जा रहा था और यहाँ कुछ समय गुजरने के बाद नीचे आ रहा है। और नीचे में हम लोग रखेंगे समय को, डेल्टा टी। समय क्या है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा समय। अब सिंपल से एक बात बताइए, आप बचपन में पढ़े हुए हैं, समय बराबर होता है चाल बटा दूरी। टाइम इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, या वेलोसिटी बाई डिस्टेंस से हम जब भाग करते हैं तो हमको क्या निकलता है, समय। हमें यहां से यहां तक जाने में लगा समय निकालना है, तो थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिए, सॉरी। समय इक्वल टू होता है डी बाई भी, दूरी बट्टा चाल। यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, तो आप बचपन से पढ़े हुए हैं, किसी वृत्त में अगर एक राउंड घूमिएगा तो 2 पाई आर कहलाएगा, और यहां से लेकर यहां तक घूमिएगा तो क्या कहलाएगा, पाई आर कहलाएगा, जहां आर इस वृत्त की त्रिज्या है, सर्कल की त्रिज्या है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो दूरी कितना हो जाएगा, पाई आर। और यहां से लेकर यहां तक चलते समय वो किस चाल से चल रहा है, चाल भी से, चाल का मान बदल नहीं रहा है, तो पाई आर बाई भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को, टी का मान, ये ही हमारा डेल्टा टी हो गया, समय। डेल्टा टी का मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टोटल समय लगा, टोटल समय बराबर हो जाएगा टोटल दूरी बटा चाल। तो हम डेल्टा टी की जगह ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस 2 भी जे, और इसकी जगह हो जाएगा आपका पाई आर बाई भी। ये भी ऊपर जाएगा। बल कुछ दिन पहले हम बट्टा का खेला समझाए थे कि दो दो बट्टा हो जाए तो बराबर के सामने जो बट्टा होगा वो मेन बट्टा होता है, इसलिए भी ऊपर जाएगा। और आंसर आपका हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर जे बाई पाई आर। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, किस रूप में आएगा, वेक्टर फॉर्म में। अब हमें जो पूछा हुआ एक्सेलरेशन का मान, इसमें कहीं आप देखिए ऑप्शन में वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किसी भी वेक्टर या किसी भी सदिश का मान निकालने के लिए इसमें मॉडुलस लगाते हैं, तो एलएचएस में मॉडुलस लगाइएगा तो आरएचएस में भी लगाना होगा। तो माइनस 2v स्क्वायर जे बाई पाई, यहाँ पाई आर, यहाँ आर है, पाई आर भी होगा। अब इसको मॉडुलस लगाइएगा तो आपको मालूम है कि जब भी किसी वेक्टर में मॉडुलस लगता है तो उसका वेक्टर गायब हो जाता है, और माइनस है तो वो भी गायब हो जाएगा। वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर रह जाएगा। जे जे क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, वो भी गायब हो जाएगा, और बट्टा क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ बचेगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2v स्क्वायर बाई पाई आर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन को बनाने में देख रहे हैं कितना कंसेप्ट लगता है, बहुत सारा। जितना भी वेक्टर का कंसेप्ट तो फिजिक्स में भरा पड़ा है। वेक्टर जितना अच्छा होगा आपका, फिजिक्स उतना ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती कोई वस्तु, मुक्त रूप से गिर रही, बस किसी चीज को छोड़ दिए, अब वो गिर रही है अपने आप, तो उसी को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में कौन सा चीज है जो एक समान होता है, कौन सा चीज है जिसका मान नहीं बदलता है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, जब वो गिरती है तो उसका वेग का मान बदलता है। हाथ में जब होता है तो उस समय वो रुका हुआ, वेग 0 है, जब छोड़ेंगे तो गिरने लगेगा, स्पीड उसका बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि त्वरण नीचे की ओर। और आपको बताया था कि जिधर गति हो उधर अगर त्वरण या एक्सेलरेशन हो तो वेग बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो वेग इसका नियत नहीं रहेगा, वेग नियत नहीं है, चाल भी नहीं रहेगा। जब मान गए, जब वेग या चाल जब नियत नहीं है तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। जब यही नियत नहीं है तो संवेग भी नियत नहीं रहेगा। कौन चीज फिक्स रहता है, तो जब भी किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन छोड़ते हैं तो एक चीज का मान हमेशा फिक्स रहता है, आपको पता है, जी का मान कभी नहीं बदलता। जी का मान हमेशा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। धरती से कुछ 100 फीट की ऊंचाई तक के लिए, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए जी का मान बदलता नहीं है, वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल होता है। आपको एक ग्राफ दिया गया है,
वेग, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेग और समय का ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में जो ग्राफ खींचा गया है उसमें इसके बीच जो क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम समय में एक जगह से ऑब्जर्व करना शुरू किए, मान लेते हैं यहाँ से t बराबर 0 से ऑब्जर्व करते करते हम यहाँ तक एक समय t बराबर t तक ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है। या एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। शुरू में देखिए जब समय 0 था तो वेग का मान 0 था। एक समय आया कि वेग का मान बढ़ के मान लेते हैं यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और समय तब तक गुजरते गुजरते मान लेते हैं 2 सेकेंड हो गया। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक वैल्यू आया 2 सेकेंड, और ये जो ऊंचाई आया किसके बराबर आया, 8 के बराबर आया। तो ये जो हमारे ये जो ग्राफ में जो ये जो क्षेत्र बना, एरिया बना, इसका क्षेत्रफल हमको क्या देगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो जरा गौर से देखिए, ये आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार जो कि 2 का काम कर रहा है, गुने ऊंचाई जो कि 8 का काम कर रहा है। अच्छा, सीधे 2 नहीं रखेंगे, 2 का मान क्या है, सेकेंड में है, समय है, और 8 क्या है, चाल है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, कट कूट के आपको मिल क्या रहा है, मीटर मिल रहा है। तो जब भी हम वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने पर जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई या दूरी का मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो त्वरण के बराबर तो आएगा नहीं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए हम देख रहे हैं क्षेत्रफल निकालने पे क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। तय की गई दूरी के बराबर, ऑप्शन क्या होगा, दूरी के बराबर बी हो जाएगा। किसी पिंड पर एक समान बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहेगी। देखिए जब हम किसी पिंड पर एक समान बल लगाते हैं, एक समान बल का मतलब जो भी फोर्स लग रहा है उसका मान समय के साथ नहीं बदल रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। जब किसी फोर्स का मान समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है, तो कौन सी राशि स्थिर रहेगी। तो सिंपल सी बात है जी, आप बताइए, आप लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़े हुए हैं, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, संवेग में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। अब यहां जरा गौर से देखिए, फोर्स का मान नियत है, फिक्स है। फोर्स का मतलब, बल का मतलब होता है संवेग का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में समय के साथ परिवर्तन नियत है, एक समान है, फिक्स है, नहीं बदल रही। जब किसी चीज का डिफरेंशिएशन, संवेग का डिफरेंशिएशन नियत है, इसका मतलब है, तो अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संवेग की जगह आप क्या लिख सकते हैं, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुने वेग बटा dt। देखिए जो चीज कांस्टेंट होता है उसको दरोगा साहब यानी डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं, तो ये द्रव्यमान कभी किसी चीज का बदलता नहीं जनरली, तो दरोगा साहब इसको बाहर छोड़ देंगे। बाहर निकलने के बाद बचा क्या, यहाँ पर देखिए dv बाई dt, ये क्या है, नियत है, फिक्स है। एक काम करते ही सेम को उधर ले जाते हैं, तो देखिए dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा नियत यानी कांस्टेंट, अब बट्टा द्रव्यमान जो कि खुद है कांस्टेंट, कांस्टेंट बट्टा कांस्टेंट क्या देगा, नियत। मतलब यहाँ क्या निकल के आया, समय के साथ वेग में, वेलोसिटी में परिवर्तन जो है वो नियत है, यानी समय के साथ वेग नहीं बदल रहा है, तो वही कर रहा है। कौन सी राशि स्थिर रहेगी, तो वेग स्थिर रहेगी। यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। देखिए घर्षण का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, जैसे ये कोई ढलुआ जगह है, इस पर कोई बक्सा लुढ़कने की स्थिति में है। जब भी कोई बक्सा लुढ़कने की स्थिति में होता है तो लुढ़कने का चांस किधर है, नीचे की ओर। जिधर गति का चांस होता है उसके उल्टा क्या लगता है, फ्रिक्शन, घर्षण बल लगता है। और ये जिस सतह पे बक्सा है वो सतह इस पर एक अभिलंब बल लगा रहा होगा, संपर्क बल। जब भी कोई वस्तु, दो वस्तु कांटेक्ट में, संपर्क में आती है तो एक वस्तु दूसरे पर अभिलंब बल लगाती है, तो इस बक्सा पर एक अभिलंब बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो यही है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और यह है घर्षण। दोनों का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन। जहां ये जो देखिए घर्षण बल जो होता है रियल में ऐसा होता है, घर्षण बल इसके समानुपाती होता है, घर्षण बल इसके समानुपाती होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के। देखिए जब भी कोई राशि दूसरे राशि के समानुपाती होता है
तो समानुपात को जब हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट होता है उनको वाई और एक्स से कोई लेना देना नहीं होता, उनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह जब हम यहाँ समानुपात हटा के बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट म्यू से गुना करेंगे, जहां हमारा जो ये म्यू है यही कहलाता है घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और इसको फ्रिक्शन और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अविलंब अविलंब अभिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन एन के मान को अगर आप 2 गुना कर दीजिएगा तो फ्रिक्शन उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन के मान में तो बदलाव हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज है ये कभी नहीं बदलता है, इसको अविलंब बल से या घर्षण बल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो घर्षण गुणांक समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग होगा। तो 1 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है, यानी द्रव्यमान यानी मास कितना है 1 केजी है, और उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो कितना है 1 जूल है। तो हमें इसका वेग निकालना है, सिंपल सी बात है जी, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर दिया है 1 जूल, एम का मान 1 दिया हुआ है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं हाफ गुने 1 गुने वी स्क्वायर बराबर 1। एक काम करते हैं, इस 2 गुने उधर जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, और ये v बराबर हो जाएगा रूट, सॉरी ये 2 उधर जाएगा तो सॉरी 1 नहीं ना होगा, 2 हो जाएगा √2, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो देखिए यहाँ जो वेग का मान आएगा 1.414 मीटर पर सेकेंड जो भी होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है सी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए रैखिक संवेग यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। गतिज ऊर्जा बराबर, देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए दोनों में काफी मैच हो रहा है, हमको इन दोनों में संबंध निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा में। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं अपना से ही, एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं हाफ, एक काम करते हैं यहाँ हम देख रहे हैं एम गुने भी का मतलब होता है पी, एक काम करते हैं यहाँ अपना मन से इसको एम स्क्वायर कर देते हैं, और वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर रहने देते हैं, और चूंकि ऊपर में एम स्क्वायर बढ़ाया है तो नीचे में एम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये एम और एम कट के फिर एक एम बचेगा, वही चीज है उसी को ऐसे लिख दिए। अब इसका देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, और आगे आते हैं यहाँ हो जाएगा हाफ एम वी का मतलब होता है संवेग p का स्क्वायर अब बटा में एम। तो पूछ रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा को, आपको देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन जो है संवेग और द्रव्यमान के रूप में है, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घबराइए नहीं, ये जो पीडीएफ है ये आपको हम भेज देंगे, इसका लिंक दे देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। द्रव्यमान m तथा वेग v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है, एक कोई दीवार है उससे कोई गेंद या कोई वस्तु लंबवत टकराता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर जाकर टकराता है, तो टक्कर के बाद उसी गति v से लौट आता है, यानी v वेग से गया और v वेग से लौट आया, तो दीवार को दिया गया संवेग है। तो देखिए v वेग से गया और v वेग से लौट आया, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में दिशा का ध्यान रखना पड़ता है, जाते समय वेग mv1 और माइनस, ठीक है ये सॉरी लौटते समय वेग और जाते समय वेग mv2, संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा लौटते समय संवेग और जाते समय संवेग, जाते समय उसी वेग से गया और लौटते समय भी उसी वेग से लौटा। अच्छा दूसरा बात देखिए, गया किस दिशा में, प्लस x दिशा में, तो हम इसको प्लस ले लेते हैं, एक डायरेक्शन में गया, लौटा किधर बाएं तरफ माइनस x दिशा में, लौटते समय इसका जो वेग का मान है वो निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ m अभी को हम लोग क्या ले सकते हैं m गुने माइनस भी। देखिए सब वेक्टर का खेला है, सब वेक्टर के कंसेप्ट पे चल रहा है, तो एम भी और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एम भी, टोटल कितना हो जाएगा 2m भी। तो देखिए
यहाँ जो दीवार को जो दिया गया संवेग है, बॉल जिस मोमेंटम के साथ गया और जिस मोमेंटम से लौटा, दोनों का जो चेंज है वो 2m भी है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2m। समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है। जब भी कोई चीजों का टक्कर होता है, जनरली समान ताप पर टेम्परेचर अगर नहीं बदलता है तो उस समय में संवेग संरक्षित होता है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, तो टक्कर का प्रत्यास्थान गुणांक बताइए। तो प्रत्यास्थ गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू ये फर्स्ट वाला हाइट h/h। जैसे एक गेंद है, उसको आपने छोड़ने के बाद वो जमीन से टकराया, ये हाइट हुआ h। टकराने के बाद फिर ये दोबारा कुछ हाइट तक उठेगा, उस हाइट तक तो नहीं पहुंचेगा लेकिन कुछ हाइट तक जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे h1। तो देखिए कितना ऊंचाई से छोड़े थे, 64 से छोड़े थे, तो एज का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और छोड़ने के बाद जब ये दोबारा जंप करके गया तो h1 का मान कितना है 36 है, उसका क्या लगा देंगे रूट, तो हो जाएगा कितना 6/8। काटेंगे तो 3 बार में और ये 4 बार में जाएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर बी। समान द्रव्यमान के दो कणों से एक स्थिर है, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक ऐसे, समान द्रव्यमान का दो कण है और दोनों में से एक क्या है स्थिर है, एक रुका हुआ है, तथा दूसरे का त्वरण a है। तो इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। देखिए दो कण है और दोनों का वजन जो है m है, और उसमें से एक रुका हुआ है, एक स्थिर है, और एक का जो त्वरण है उसका मान a दिया हुआ है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताइए। जैसे ऐसा समझिए, एक कोई यहाँ पे एक कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं, ऐसा समझिए जैसे कोई डंडा है, ये डंडा का ये वाला भाग m kg का है और ये मान लेते हैं m kg का है। बीच वाला जो ये जो रस्सी या जो भी है, ये इसका मान कोई भी इसका वैल्यू नहीं है। यानी कहने का मतलब दो कणों का एक निकाय है, सिस्टम है, एक कण रुका हुआ है और एक कण गति कर रहा है, नाच रहा है, ए त्वरण से, इसमें त्वरण ए है। तो इन दोनों के मिलने से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण एक सिंपल सा फॉर्मूला शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में, कि किसी निकाय के सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का फॉर्मूला होता है m1 गुने a1 जोड़ m2 गुने a2 बाई m1 जोड़ m2। m1 क्या है, पहला वाला पिंड का द्रव्यमान जो कि m है। पहला वाला पिंड रुका हुआ है, रुका हुआ वस्तु का वेग 0, त्वरण 0, सब 0, तो 0 से गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा m1 गुने 0। दूसरा वाला जो है उसका भी वजन वही है, समान वजन दोनों का सेम है, और त्वरण क्या है उसका, त्वरण का मान a है, वेक्टर a से दिया हुआ है, और बाई पहलका का वजन भी m है, दूसरा का वजन भी m है। कट कूट के देखिए क्या बचेगा, m इंटू 0 0 बचेगा, इसको गायब कीजिए, बचेगा m a वेक्टर बट्टा में 2m, m कट जाएगा तो क्या बचेगा, वेक्टर a/2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक कण एक अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक कण यहां से चलना शुरू किया, एक्स अक्ष के समानांतर चलना शुरू किया, यहां से ऐसे चलना शुरू करता है, एक्स अक्ष के पैरेलल चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, इसका वेग का मान बदल नहीं रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग होगा। तो देखिए कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग इसको एल से दिखाते हैं, ये होता है r क्रॉस p। कोणीय संवेग बराबर होता है ये मूल बिंदु से उस कण की, जैसे शुरू में जैसे यहाँ था, मूल कण से इस कण की ये वाला जो रेडियस है, ये जो दूरी है r या r, और ये होता है संवेग। अभी इस बात ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r क्रॉस, और संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू v। एक काम कीजिए, देखिए ये अदिश राशि, अदिश को अलग निकालिए और दो सदिशों को एक साथ रखिए। संवेग जो होता है
किसी वस्तु का संवेग मूल बिंदु से उसकी जो दूरी है ये r त्रिज्या, और उसके वेग के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है। दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से ये बन रहा है एल का ये निकल रहा है। अब यहाँ गौर से देखिए, इसका आप पूछ रहे हैं कि इसका मान शून्य हो जाता है कि नियत रहता है कि बढ़ता है कि घटता है, क्या होगा? तो आप जरा गौर से देखिए, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो किसी भी सदिश का मान निकालने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग निकालते हैं मॉडुलस। इसका भी मॉडुलस निकालिएगा, r क्रॉस v निकालिएगा, तो जानते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम आर वी आर वी साइन, आर और वी एक दूसरे पर देखिए, v इधर जा रहा है, आर इधर की ओर है, 90 डिग्री का कौन है, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए एम तो बदलने वाला है नहीं, किसी वस्तु का द्रव्यमान जनरली नहीं बदलता है। आर देखिए यहाँ मूल बिंदु से उसका जो ये जो दूरी होगा हमेशा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये जो हमारा भी है वेग का मान बदलने वाला है नहीं, वेग का मान बोला है कि नियत है, तो यहाँ जो संवेग है उस संवेग का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। एक ठोस गोले तथा एक पतले खोखले गोले के द्रव्यमान तथा उनके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात बताइए। अब देखिए, एगो ठोस गोला है, एगो खोखला गोला है। ठोस गोला मतलब अंदर से भरा हुआ गोला है, और खोखला गोला मतलब अंदर खाली है, ठीक है। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण और इसका जड़त्व आघूर्ण दोनों बराबर है, यानी 2/5 m, और ठोस गोले की त्रिज्या हम r1 ले लेते हैं और खोखले गोले की त्रिज्या r2 ले लेते हैं। तो 2/m r1 स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2/3m r2 स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए 2 से 2 जाएगा, m से m जाएगा, बचा कितना, तो इधर बचा r1 स्क्वायर बाई 5 और इधर बचा r2 स्क्वायर बाई 3। अब एक चीज ध्यान रखना है, पहले किसके बात किया है, पहले बोला है ठोस गोला, अब बाद में बोला है कौन, पतले गोलीय खोखला गोला के द्रव्यमान और उनके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात, किन की, देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब बट्टा में कोई चीज ऊपर रहेगा कोई चीज नीचे रहेगा। अब सवाल है कि हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, तो पहले कौन आया, ठोस गोला, तो ठोस गोला का त्रिज्या हम क्या माने, r1, यानी इसको यही रहने दीजिए। और बाद में बोला है खोखले गोला, एक काम करते इसको इधर लाता है, तो r2 को इधर लाइएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5/3। इस 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा r1/r2 इक्वल टू हो जाएगा √5/3। √5/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √5/√3, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बटा को अनुपात में लिखते हैं √5, अब बटा की जगह लिखेंगे अनुपात √3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव कैसा होता है, तो किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव रहे या विद्युत विभव रहे, वो हर जगह एक समान रहता है। सेंटर से लेकर ये सरफेस तक, सतह तक गुरुत्वीय विभव का मान ये रहता है, फॉर्मूला फिक्स होता है, एक समान रहता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा समरूप रहता है। एक वलय माने होता है रिंग, एक वलय का द्रव्यमान, इसका वजन है m और उसकी त्रिज्या है r। वलय के केंद्र से एक कोई रेखा गुजर रहा है, गुजरते हुए उसके तल के लंबवत, ये जो रेखा है इसके तल के लंबवत है, 90 डिग्री है। तो ये जो रेखा गुजर रहा है इसके केंद्र से इस और इसके तल के लंबवत है, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण। तो किसी रिंग के सेंटर से गुजरने वाले और तल के लंबवत ये जो लाइन है, इसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दूध को मथा जाता है, दूध को जब मथते हैं रही से,
तो मक्खन किसके कारण चला होता है? बहुत बहुत ही नामी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। दूध से मक्खन अलग करने होता है किसके कारण? अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल